आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और शाहज़ेब जिलानी। पाकिस्तान बड़ा मज़ेदार मुल्क है। यहाँ जो मसाइल तयशुदा नहीं हैं वो तयशुदा नहीं हैं, लेकिन जो मसाइल तय हो जाते हैं और उनके बारे में तहरीरी माहदे भी हो जाते हैं, उनके बारे में भी कोई यकीन से नहीं कह सकता कि वो माहदे कब तक चलेंगे और वो मसाइल वाकई हल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। आपको याद होगा कि पिछले साल गवादर ख़बरों में आया था, गवादर दी गेम चेंजर। गवादर सी पैक जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पे ख़त्म होता है मुस्तकबिल का दुबई वाला गवादर। हाँ, तो इस गेम चेंजर शहर से पिछले साल में ख़बरें आना शुरू हुई कि वहाँ शहरी बड़ी तादाद में, एक मौलाना साहब हैं हिदायतुर्रहमान साहब उनके पीछे जमा हो रहे हैं और उनके बड़े सीधे सीधे मुतालबात थे कि जो गैर क़ानूनी माहीगीरी हो रही है इसके शहर की हदूद में, उसको बंद किया जाए। ईरान से जो सरहदी तिजारत पे वक्तन फ़वक्तन पाबंदियाँ लगा के रोज़गार पे शबखून मारने की कोशिश की जाती है, इन पाबंदियों को नरम की जाए, लापता अफराद को बाजियाब किया जाए, मनशियात की ख़रीदो फरोख्त का जो सिस्टम है उसको तोड़ा जाए और चेक पोस्टों में कमी की जाए ताकि आम शहरी सहूलत से आ सकें, जा सकें। इसके लिए बहुत इन लोगों ने जद्दोजहद की, धरने वरने दिए और बिलाखिर पिछले साल इसी महीने दिसंबर में वज़ीर आला कुद्दूस बिज़ंजो और मौलाना साहब के दरमियान एक तहरीरी माहिदा हुआ और यकीन दहानी करवाई गई हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से कि ये आपके जायज़ मुतालबात हैं और हम इन्हें बिल्कुल इनको हल कर देंगे। हम समझे हल हो गए, बाकी लोग भी यही समझे, लेकिन फिर अचानक 27 अक्टूबर को मौलाना साहब ने दोबारा अपनी तहरीक शुरू कर दी और 20 नवंबर तक की डेडलाइन दी थी कि वो जो तहरीरी समझौता है उस पर अमल दरामद कहाँ है। धरने वरने ज़ाहिर है शुरू हो गए। आज का दिन ख़ासा अहम था गवादर में। आज अलस सुबह बंदरगाह को जो जाने वाली सड़क है ईस्ट बे जो कहलाती है, उस पर सैकड़ों लोग कई दिन से धरने पे बैठे हुए थे, उनमें ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद थी कि अचानक पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया अलस सुबह और तहरीक के एक लीडर हुसैन वाडेला समेत दर्जन भर रहनुमा और 20 से ज़ायद गिरफ़्तारियाँ की और उसके बाद ज़ाहिर है कि एहतजाज कम होने की बजाय फैलता चला गया। हक़दो तहरीक के ज़राए कहते हैं कि अलस सुबह पुलिस ने धरने के शुरका को अचानक घेरे में लेके आंसू गैस का इस्तेमाल शुरू कर दिया, डंडे बरसाने शुरू कर दिए, कई लोग ज़ख्मी हुए, भगदड़ मच गई, गिरफ़्तारियाँ हुई। उसके बाद से गवादर से दीगर अज़ला को जाने वाली जो शाहराएँ और हैं उनके नाकों को मुज़ाहिरीन ने बंद कर दिया और तहरीक के हक़ में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रैलियाँ शुरू हो गई। ये आज दोपहर तक की डेवलपमेंट थी। उसके बाद इस्लामाबाद में जो हुकूमत बलूचिस्तान की तर्जुमान फ़रा अज़ीम शाह, यार ये इस्लामाबाद में ही क्यों बैठती है? हमेशा इस्लामाबाद। अच्छा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी पिंडी में है। ये मैं नहीं समझा। फ़रा अज़ीम शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस ने उस वक्त कार्रवाई की जब मुज़ाहिरीन बंदरगाह की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगोफ ने कहा कि वो सनीचर को गए थे गवादर, मौलाना से उन्होंने बातचीत की कोशिश की, मगर मौलाना ने ख़ुद आने की बजाय एक 4 रुकनी कमेटी भेज दी थी। लांगोफ साहब कहते हैं कि मौजूदा एहतजाज के सबब लगभग 150 सयाह गवादर शहर में महसूर हैं, जबकि चीनी कारकुन अपने रिहायशी कंपाउंड्स तक महदूद हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉन के जो कॉरस्पॉन्डेंट हैं गवादर में, बहराम साहब, वो मौजूद हैं। बहराम साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या गवादर इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं मवासलाती तौर पे, यानी सड़क के रास्ते से, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन की सर्विसेज के हवाले से अब भी कटा हुआ है बाकी मुल्क से, या कुछ बहाली के आसार लग रहे हैं? मोबाइल सर्विस सुबह कार्रवाई के बाद से बंद है, इंटरनेट सर्विस भी बंद है। मुजाहिरीन ने आज सुरबंदन से लेकर जीवनी, उरमाड़ा, पसनी, पूरे मकरन कोस्टल हाईवे को कई मकामात पर बंद किए रखा और अब भी बंद है। लेकिन शाम 5-6 बजे के करीब ग्वादर में
ग्वादर सोरबंदर 0 पॉइंट के करीब तुरबत से आने वाले पुलिस की बारी नफरी ने मुजाहिरीन पर शेलिंग करके हवाई फायरिंग करके उनको मुनसर कर दिया और जिससे जो है कई खवातीन के बेहोश होने की इतलात भी हैं और गिरफ्तारियों की भी इतलात हैं, लेकिन मवासिलती निज़ाम बंद होने की वजह से इतलात का जो इतलात हैं वो सही तक पहुंच नहीं रहे हैं। लेकिन ये है कि आज शहर भर में मुजाहरे होते रहे, हंगामे होते रहे, डिप्टी कमिश्नर के घर को के गेट को आग लगाने की कोशिश की गई। मौलाना हिदायतुर रहमान जो खुद गिरफ्तार नहीं हो सके थे और उन्होंने खवातीन के एक बहुत बड़ी रैली की भी क़यादत की जिसमें मर्द हजरात भी शामिल थे, बच्चे भी शामिल थे और मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला चलता रहा। लेकिन मवासलाती निज़ाम, इंटरनेट, टेलीफोन अब तक भी बंद हैं। जी। अच्छा बहराम, अब मैं काफ़ी बात हुई है मौलाना हिदायतुर रहमान से, तो उनकी जो इब्तदाई डिमांड्स थी वो थी कि जी पानी दिया जाए, रोज़गार दिया जाए और ये इलीगल माहीगीरी वाली बात, और फिर जाहिर है कि ये जुए और शराब के अड्डे भी बंद किए, बॉर्डर से तिजारत ये हैं। और फिर क्या हुआ कि फिर लोकल इलेक्शंस में भी शिरकत की जिसमें काफ़ी कामयाबी भी हासिल हुई। और उस वक्त याद है कि जब हमें उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अब तो आपके पास सीट आ गई, आपके पास ओहदा आ गया, तो लोग आपसे फिर एक्सपेक्ट भी करेंगे कि कुछ डिलीवर हो सके। अगर आपसे नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा था कि जी फिर हम दोबारा अपनी इस तहरीक को शुरू कर देंगे। तो क्या बिल्कुल ऐसा ही हुआ है या ये रोड को बंद करने के पीछे कोई और भी वजूहत हैं इनकी? देखें, बल्दियाती इलेक्शन में मौलाना ने जो कामयाबी हासिल की थी वो एक लिहाज से गैर मुतवक्का भी था और तवक्का भी था, लेकिन अब तक जो बल्दियाती निज़ाम का सेटअप है वो अब तक मुकम्मल नहीं है, ना एक और 2 मरहले के बाद ही मुकम्मल होंगे। लेकिन मौलाना का कहना है कि या अब्दुल तारीक का कहना है कि जो मुतालबात गुज़िश्ता साल सूबाई हुकूमत ने किए हैं उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। खासकर ट्रालिंग के इशू पे मौलाना बहुत ज़्यादा ही वो कर रहे थे और ट्रालिंग अब भी उनके मुताबिक ट्रालिंग का सिलसिला अब भी ज़्यादा है, बल्कि बढ़ गया है। जबकि सूबाई हुकूमत का कहना है कि मौलाना के जो मुतालबात हैं, अब्दुल तारीक के जो मुतालबात हैं, उनमें से बेशतर मुतालबात पर अमल दरामद किया गया है, उन पर उनके मुतालबात तस्लीम किए गए हैं और कुछ मुतालबात ऐसे हैं जिन पर अमल दरामद किया जा रहा है। लेकिन मौलाना अब्दुल तारीक का कहना है कि जो मुतालबात हैं, जो डिमांड हैं, उन पर अमल दरामद हुआ नहीं है और इसलिए उन्होंने इस तहरीक का सिलसिला दोबारा शुरू किया और गुज़िश्ता 2 महीने से धरने जारी हैं पिछले 2 महीने से। अच्छा बहराम, एक और बात बताएं कि जो पाकिस्तान की बलूचिस्तान की जो बाकी सियासी पार्टियां हैं वो किस तरह देख रही हैं मौलाना साहब को? क्योंकि पहले आपको याद है वसत कि जो कौम परस्त जो नेशनलिस्ट पार्टीज है, BNP वगैरह, वो थोड़ी सी शक की निगाह से देखती हैं। जमात इस्लामी जो मौलाना साहब की अपनी पार्टी है, उन्होंने भी शिरकत नहीं की थी पहले, फिर बाद में जब देखा था कि बहुत ज़्यादा क्राउड गैदर हो गया तो फिर आ गया है। तो एक ये भी तो थ्योरी है कि मौलाना साहब इन सारे प्रोटेस्ट को इसलिए ज़िंदा रख रहे हैं क्योंकि उनका गोल है कि अगले इलेक्शंस में उन्होंने खड़ा भी होना है। तो एक तरह से वही खान साहब वाली स्ट्रैटेजी, क्या ऐसा लग रहा है बहराम साहब? जी हाँ, देखिए मौलाना खुद कह भी चुका है कि मैं आइंदा इलेक्शन में ही लड़ूंगा और मेरा ये जो जदजोद है जमहूरी जदजोद है और इसमें जो डिमांड हैं, जो इश्यूज हैं, पब्लिक इश्यूज हैं और मैं जमहूरी जदजोद और आइन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तमाम मुतालबात पेश कर रहा हूँ। और उनका कहना भी है कि मैं और मेरी ये तमाम सिलसिला जो चल रहा है ये अवामी इश्यूज के साथ साथ ये मेरी इलेक्शन की तैयारी भी है। अच्छा ये बताइए बहराम साहब, अब मैं एक ज़ाहिर अभी आपने पार्टी का मौक़िफ़ बताया, हुकूमत का मौक़िफ़ बताया, एज ए जर्नलिस्ट ये जो माहिदा हुआ था पिछले साल दिसंबर में, आपके ख़्याल में उस पर वाकई अमल दरामद हुआ? बल्कि उसके बाद ये जो पाक ईरान बॉर्डर पर ज़रा सख्ती हुई इनफॉर्मल किस्म के ट्रेड में, उससे इत्तलात फिर मिली कि यहाँ की जो मईशत है और रोज़गार है उसमें मज़ीद तंगी पैदा हो गई।
तो मौलाना की जो मकबूलियत बरकरार रहने में इस तरह की पॉलिसियों का भी दखल है। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? जी हाँ, देखिए ये बात अपनी जगह हकीकत है कि गुज़िश्ता साल का जो मुआहदा था, उन मुआहदों पर एक हद तक अमल दरामद, जैसे बॉर्डर ट्रेड है या कि जो सरहदी कारोबार है, इस पर जो है रिलीफ दिया गया। जो चेक पोस्टें कायम थी मकरान कोस्टल हाईवे पे, उनको ख़त्म किया गया। सिर्फ ग्वादर में एक एंट्री चेक पोस्ट है जिसमें चेक पोस्ट है जिसमें बड़े शाइस्तगी के साथ लोगों को एंट्री की इजाज़त है, और इससे पहले जो है ज़्यादा सख्तियाँ थी कई। लेकिन जो अहम इशू था ट्रॉलिंग का, उस पर जो है हुकूमत ट्रॉलिंग की रोकथाम में सूबाई हुकूमत या महकमा फिशरीज मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। और अब भी जो है लोगों अच्छा, इसकी वजूहात बता सकते हैं कि क्या वजूहात हो सकती हैं कि सूबाई हुकूमत गैर कानूनी फिशिंग नहीं ख़त्म करवा सकी? और किसके हैं ये ट्रॉलर? इसमें ये बात क्लियर है कि ये एक बहुत बड़ा माफिया है। इसमें जो है पैसे का बहुत बड़ा अमल दखल है, और इसी वजह से जो है उसमें और सूबाई हुकूमत के पास, महकमा फिशरीज के पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, लेकिन जो कैपेसिटी है भी वो इस पर जो है अमल दरामद करना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें नोट है, पत्ताखोरी या क्या कहते हैं अपना वो पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। मतलब ये सिक्योरिटी का इशू है, क्योंकि देखें वहाँ पे जब भी हम गए हैं गवादर, तो वहाँ के जो मछेरे हैं वो शिकायत करते हैं कि हमें जाने नहीं देते, हमें हरास किया जाता है, हमसे पूछा जाता है कहाँ जा रहे हो, ये हमारे आबा अजदाद के पानी है। तो ये जो बड़े ट्रॉलर आ रहे हैं और समझें कि उनके जो वसाइल हैं उस पर वो ये कर रहे हैं, तो क्यों यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी है, कोस्ट गार्ड्स हैं, पूरी सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं, ये कैसे हो रहा है? नेक्सस भी तो है ना भाई। देखिए ये मैंडेट तो है अपना गैरकानूनी ट्रॉलिंग की या के ट्रॉलिंग की जो मैंडेट है वो सूबाई हुकूमत के पास है, लेकिन सूबाई हुकूमत ने वक्तन फवक्तन मेरीन सिक्योरिटी एजेंसीज से या मेरीटाइम से भी मदद मांगी है, अपना कोस्ट गार्ड से भी मदद मांगी है। लेकिन मसला वही है कि जो माफिया मुलव्वस है वो माफिया बड़ा ताकतवर है, और बल्कि साबिक सूबाई वज़ीर आला डॉक्टर मालिक एक दफ़ा ग्वादर में एक दफ़ा खुद इस बात का एतराफ़ कर चुका था कि वो इसको रोकने में नाकाम रहा है। हर शाख पर माफिया बैठा हुआ है, हर शाख पर, हालिया से लेके मछली तक और माफिया कोई प्राइवेट कंपनी का नाम नहीं है, पूरा का पूरा जो नेक्सस है इस्लामाबाद से लेके गवादर और क्वेटा तक, बल्कि जिसको हम सिस्टम कहते हैं उसको आप एक्चुअली माफिया कहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बहराम बलोच साहब, आपने खासा अच्छा इनपुट दिया है। मुल्क में शिद्दत पसंदी की लहर में इजाफ़ा हो रहा है। बलूचिस्तान में पिछले चंद दिनों में जो सिक्योरिटी ऑपरेशन एक चल रहा था काहान के इलाके में, उसमें एक पाकिस्तानी फ़ौज के कैप्टन और 4 सिपाही शहीद हुए हैं। इसकी ज़िम्मेदारी इस कार्रवाई की जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नामी कलअदम ग्रुप ने ली है। इसके अलावा भी आए दिन बलूचिस्तान से ये रिपोर्टें आती रहती हैं। कल क्वेटा में भी मुतअद्दिद धमाकों की इत्तलात थी, जिसमें एक शहरी मारे गए और 15 के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। तो हमने देखा था कि जुमे को इस्लामाबाद में भी एक मुश्तबा खुदकुश हमले को रोका गया था, उसमें भी एक पुलिस वाले की डेथ हुई, कुछ 3 शहरी भी उसमें मारे गए। उसके बाद से थोड़ा सा सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो बढ़ा दिया है एम्बसीज़ ने भी इस्लामाबाद में, ख़ास करके जो क्रिसमस के जो दिन है इसमें अमरीकी एम्बेसी ने कहा, फिर बरतानिया के एम्बेसी ने कहा, ऑस्ट्रेलिया ने, और फिर आज सऊदी अरब की तरफ से भी आया अपने शहरियों को ये एडवाइज़री कि आप एहतियात करें और बाहर ज़्यादा ना निकलें। तो बलूचिस्तान के जो लहर तेज़ी से बढ़ रही है उस पर तशवीश काफ़ी सारी है। मैं सिर्फ बलूचिस्तान की लहर नहीं कहूँगा, मैं अगर बन्नू से शुरू करूँ, बन्नू कैंट से, तो मतलब पिछले अगर 2 हफ्ते का ही ग्राफ ले लें तो हमें ख़ासा ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा, और अब तो उसमें कोई इस्लामाबाद भी शामिल कर लेना चाहिए, और फिर बलूचिस्तान में। अच्छा, ये जो आपने कहा कि वार्निंग्स जारी की हैं एम्बेसीज़ ने,
सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया और यूके ने तो अपने जो शहरी हैं उनको एक जनरल वार्निंग दी है कि भाई क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं, लेकिन जो अमरीकी वार्निंग है ना, अमरीकी सिफारतखाने की, वो बड़ी स्पेसिफिक है। वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं अमेरिकन शहरी, बल्कि मैरियट होटल का फ़िलहाल रुख ना करें इस एक हफ़्ते के दौरान जो क्रिसमस सीज़न है उसमें। मुझे याद है उस ज़माने में इस्लामाबाद में होता था, सितंबर 2008 में एक बारूदी ट्रक घुस गया था, रमज़ान का ज़माना था वो, और एन इफ्तार के वक्त ये धमाका हुआ था। उसी दिन जिस दिन आसिफ ज़रदारी हलफ उठा रहे थे सदारत का, शायद बिल्कुल वही दिन। 63 वहाँ हलाकतें हुई थी और 250 के लगभग ज़ख्मी हुए थे। तो ये एक साथ 4-5 मुल्कों का अपने शहरियों को वार्निंग जारी करना, ये वार्निंग बिल्कुल वार्निंग है कि कुछ है। अच्छा, अब ये जो ये टीटीपी का एरिया है, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद फेडरल टेरिटरी वगैरह, बलूचिस्तान का जो सिलसिला है, हम ये फ़र्ज़ करके चलते हैं कि कोयटा और पश्तून जो एरियाज़ हैं उन्हें छोड़ के जो बाकी बलूचिस्तान है उसमें टीटीपी फ़िलहाल उतने फुटप्रिंट नहीं है जितने के पश्तून एरिया में है। आपने कोयटा की बात की, ये जिस दिन कहान में ये जो आईईडी हमला हुआ है जिसमें 5 फौजियों की शहादत हुई, अब मेरा ख्याल है 6 बाद में हो गए थे, और BLA ने ज़िम्मेदारी कबूल की, एन उसी दिन कोयटा, हब, कल्लात, खुजदार और तुरबत में भी दस्ती बम हमले हुए या धमाके हुए या आईडीज इस्तेमाल हुए। तो ये एक 2 वेव्स बैक वक्त चल रही हैं। 2 वेव्स हैं। अच्छा, और ये कोई पिछले हफ्ते 10 दिन या 2 हफ्ते या 2 महीने की भी बात नहीं है। इस साल अप्रैल ऑनवर्ड्स हम इतना फंसे हुए हैं सियासत में, हर रोज़ इस किस्म का अटैक हो रहा है, या तो बलूचिस्तान में या तो फिर KP में, कहीं भी। अच्छा, ये जो आपने जिक्र किया ना कि एक ही दिन में इतनी कार्रवाई हुई है, पता है क्यों? ये कौन सा दिन था? ये वो दिन था जब BLA की जो मजीद ब्रिगेड है, जो उनकी सुसाइड अटैकर फिदायीन ब्रिगेड है, उसके बानी कमांडर अच्छू की डेथ एनिवर्सरी। सो दिस वाज दैट स्टेटमेंट। अच्छा, अब आपने बात की TTP की और TTP की फुटप्रिंट की। अच्छा, अब हमें पता है कि जिन ग्रुप्स की एक नज़रियाती सिमिलैरिटी है वो साथ ऑपरेट करते हैं। हमें पता है कि लश्कर जंगवी TTP की B टीम का भी रोल अदा करता है, बैक एंड फोर्थ दोनों के अलकायदा के साथ भी कोऑपरेशन है। एक नेक्सस ये हुआ। दूसरा फिर आपका जो सेपरेटिस्ट का नेक्सस है, BLA, BRAs वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ये मेरे ख्याल है कि 3-4 दिन पहले की बात है कि TTP ने ऐलान किया कि जी हमने मकरान में अपना एक फ्रेंचाइज खोल दी है, मर्जर किया है। अच्छा, और बड़ी डिटेल उन्होंने बात की है। वो जो TTP के तर्जुमान है, ऑफिशियल तर्जुमान मोहम्मद खुरासानी, उनकी जो डिटेल्स उन्होंने जारी की उसके मुताबिक ये जो मकरान का गिरोह है इसकी क़यादत कोई मज़ार बलोच, ज़ाहिर है कि पेन नेम होगा, मज़ार बलोच के हाथों में है। और ये नई बात नहीं है, उससे पहले नोशकी से भी एक दफ़ा खबर आई थी। अच्छा, ये जो है ना जिनके भी उन्होंने नाम लिए हैं, अगर आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात कर रहे हो, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा सिक्योरिटी ज़राए या सिक्योरिटी फोर्सेस, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इस पूरे खित्ते की जो दहशतगर्द तंजीमें उन पर बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं। तो वो कहते हैं कि यार इसकी इतनी अहमियत नहीं है ऑपरेशनली से मेरी मुराद है कि वहाँ पर ये जो जिन ग्रुप्स का नाम लिया है उनका कोई एज सच वजूद, मकरान डिवीजन, मकरान डिवीजन एज सच वजूद नहीं है। मैं इसको एक और तनाज़ुर में देख रहा हूँ। TTP ने पिछले अगर आप 2 सालों को ले लें, रीब्रांडिंग कर रहे हैं। और रीब्रांडिंग क्या है? 2 तरीके की रीब्रांडिंग हो रही है। एक तो कि पहले उनका बड़ा वो हार्ड लाइन, हाँ ये आए तो मैं आपका सर कलम कर दूंगा। अब आप देखें कि या तो हम मुसलमान हैं या कोई और नहीं, या कोई KP में वो नेशनलिस्ट की जबान अपना रहे हैं। मैं अप्रोप्रिएट का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, उस पर काबिज हो रहे हैं। बलूचिस्तान में भी अगर आप गौर से उनके बयानात देखें, और मैं पिछले 2-3 हफ्तों की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले 1.5-2 सालों की बात कर रहा हूं, तो वो उन इश्यूज पर बात कर रहे हैं जो ट्रेडिशनली बलोच सेपरेटिस्ट्स या फिर जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट पार्टीज हैं उन पर बात करते हैं। तो ये एक अपनी रीब्रांडिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज कि TTP को मेरा ख्याल है कि ये अंदाजा हो गया है कि मैस कैजुअलिटी सिविलियन अटैक्स से वो कुछ हद तक
वो अवॉइड कर रहे हैं, या अगर करते भी हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पीआर डिजास्टर है, पीआर डिजास्टर है, क्योंकि उनको पता है कि पिछले ऑपरेशंस भी उस वक्त लॉन्च हुए थे जब कोई बहुत बड़ा इस तरह का हमला हुआ था। तो अब आप देख रहे हैं कि वो टारगेट कर रहे हैं स्पेसिफिकली सिक्योरिटी फोर्सेस को, और बलूचिस्तान की हद से उनकी जो बयान मैं ज्यादा नहीं कहना चाह रहा, लेकिन वो ये दे रहे हैं कि जी हम भी उसी दुश्मन से लड़ रहे हैं जिनसे आप लड़ रहे हैं, तो क्यों ना आप हमारे साथ मिल जाए। हम ये जानते हैं कि बलूचिस्तान में कई बरसों से ये जो अलहदगी पसंद जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको काउंटर करने के लिए हमने देखा कि एक पूरा एक फ़िरका वाराना वहाँ पे सिलसिला चलता रहा, जिसमें ये लश्कर जंगवी से अलाइड लोग अच्छा उसमें बाज जरा डबल, काफ़ी सारे उसमें हमने डेथ स्क्वाड्स देखे जो ओपनली अपना काम कर रहे थे। डबल मिसालें भी मिलती हैं इन्हीं की जो बात है, मसलन जैसे खुशदार वगैरह का एरिया है या मस्तूम का एरिया, उसमें लश्कर जंगवी भी ऑपरेशनल है। फिर वही लोग जो हैं वो जो सो कॉल्ड प्रो स्टेट मलेशियाज हैं लेकिन ये चीज़ उनसे भी हैं। लेकिन अच्छा मज़े की बात है कि ये जो बलोच मुसल्लह तंजीमें हैं, इन बैकग्राउंड इनका सेकुलर है सभी का तकरीबन, मगर स्ट्रेटेजिक गोल में अगर स्टालिन और चर्चिल बैठ सकते हैं तो कोई भी बैठा जा कोई भी बैठ सकता है, ऐसा ही तो हो सकता और एक और चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है कि हम वैसे तो सुनते आते थे ना कि जी कि ये सब इंडिया और फॉरेन फोर्सेस फंड कर रहे हैं, अब इसके इशारे ज़्यादा मिल रहे हैं क्योंकि जिस तरह उनका मुनज़्ज़म जो पीआर जो ऑपरेशन है, जिस तरह से ईमेलें आती हैं, अंग्रेजी में अलग आती है, उर्दू में अलग आती है, तो उससे लगता है कि ये बाकायदा अब जो है ना, अगर शुरू में नहीं भी था अब हो पहले के मुकाबले बेहतर होगा। तालिबान की पीआर मशीन का भी इन्फ्लुएंस है। चलो एक वक्फा ले। वेलकम बैक। अच्छा, पैसे की ज़रूरत तो हम सबको है, लेकिन मसला ये है कि मुफ्त में तो कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई ज़रूरत पड़े तो बंदे को लोन लेना होता है। अब इसमें इशू ये है कि कमर्शियल बैंक्स के अपने कुछ कायदे होते हैं, कुछ असूल होते हैं, शराइत और ज़वाबित होते हैं जिस पर सब पूरे नहीं आ सकते, और बहुत लोगों की इतनी कोई बड़ी लोन लेने की ज़रूरत भी नहीं होती। कभी कभी किसी को सिर्फ 10,000, 20,000, 15,000 चाहिए होते हैं ताकि हफ्ता या महीना उनका निकल जाए। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जिनकी इस तरह की कमर्शियल लोन्स तक रसाई ही नहीं है। डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, प्रूफ ऑफ इनकम देना होता है, एक बहुत बड़ा मसला है। और जब भी इस तरह का सप्लाई और डिमांड के अंदर एक गैप आ जाए तो कोई ना कोई उस गैप को पूरे करने के लिए तो आ ही जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा है पाकिस्तान में पिछले साल, पूरे साल के नैनो लोन एप्स जो आप आसानी से प्ले स्टोर से अपने मोबाइल पर भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जिनकी नैनो लोन मतलब छोटा लोन, नन्ना लोन कह दूं मैं। हमारे वैसे गांव देहातों में जो है ना, जो ये जो सूद पे जो पैसा मिलता है बहुत कॉमन और बहुत एक्सटेंसिव, वो मैं आपको ये बता रहा था, ये उसकी हाईटेक ये वो है ऐप में, बस इतना फर्क है नन्ने लोन ऐप में और वही सूदखोरी। तो ये सिलसिला शुरू हो गया। अगर आप किसी भी YouTube वीडियो को देखें तो कभी कह रहा होता है बर वक्त ये लोन फेसबुक भरा हुआ वगैरह वगैरह, फेसबुक भरा हुआ है। और जाहिर है कि क्योंकि लोग देखते हैं कि यार इश्तिहार चल रहा है, ऐप डाउनलोड हो रहा है, इसमें क्या मसला होगा। बहुत मसले हैं। मसला ये होता है कि कुछ इस तरह के ऐप्स हैं जो आपकी पूरी डेटा, आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं, बाकी आपकी गैलरी, वो भी उठा लेते हैं। और कभी कभी आप मांगते भी नहीं है लोन, आप सिर्फ उसमें रजिस्टर करते हैं या जो भी, और वो आपको 20,000 रुपए पकड़ा देते हैं। और 2 दिन के बाद आपको नहीं, आपके रिश्तेदारों और दोस्तों को कॉलें आने लग जाती है कि यार ये जो वसत है ना, ये हमारे पैसे नहीं दे रहा, आप किस तरह के लोग हैं। और एक केस में ज़ाहिर मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं देख सकता, लेकिन एक खातून की तस्वीर लेके फोटोशॉप करके भी उसको वायरल कराने की धमकी दी थी। मतलब ब्लैकमेलिंग का रैकेट है ना, टोटल ब्लैकमेलिंग का रैकेट है। अच्छा, 6 महीने पहले इस पर काफ़ी शोर मचा था और हमने भी इसमें एक से ज़ायद शोज किए थे, जिसके बाद, और ये नहीं कह रहा कि हमारी वजह से था, काफ़ी शोर मचा हुआ था, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान हरकत में आई और कहा कि नहीं जी बहुत हो गया, ये सारी अनरेगुलेटेड चल रही है, ये तो अंधेरी लगाई हुई है आप लोगों ने, इसको काबू किया जाए। 6 महीने में क्या कुछ काबू हुआ है? नहीं, क्योंकि कल 2-3 रोज कबल ही कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया है, नोटिस लिया है और कहा है कि जी ये गलत बयानी करते हैं, इनकी मार्केटिंग भी झूठ पर मबनी है और ये लोगों का पर्सनल डेटा लेते हैं। अभी हाल में हमारे कॉलीग मुताहिर खान ने इसके ऊपर एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट की है। मुताहिर खान टेक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं डॉन अखबार के और डेटा दरबार के को फाउंडर भी हैं। मेरे को करना होता है ना, नन्ना लोन, नैनो लोन, डेटा करना होता है लाइफ में।
तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मुताहिर। अब मैंने एक मुख्तसर तरीके से मैंने बताने की तो कोशिश की है कि इन लोन्स या इन ऐप्स के क्या ख़तरे हैं, क्या नुकसानात हैं। अगर आप थोड़ी सी मज़ीद रोशनी डाल दें कि कंज्यूमर को कितना ख़तरा है इस तरह की एप्लीकेशन से। थैंक यू ज़रा फॉर हैविंग मी। तो मैं बहुत बहुत मुख्तसरी बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो इस तरह के लोन्स में सबसे पहली चीज़ आती है वो मसला है कि इंटरेस्ट रेट का, सूद की शरह जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप कर्ज लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम लोगों ने पहले इसके ऊपर जब जून के अंदर काम किया तो हम लोगों ने नंबर्स भी निकाल के लिए थे। तो आपने लिया 10,000 रुपए का लोन, तो आपके पास आएंगे अकाउंट में जो आएंगे वो 7,000 रुपए आएंगे। 30% 2 हफ्ते के दौरानिए के लिए आपके 30% कट गए। अब आप उसको सालाना करेंगे कन्वर्ट, तो 30 टाइम्स 26 हो रहा है। इंटरेस्ट रेट जो है इसके 600% से ऊपर आ रहे हैं। ये किसी भी मतलब लोन शार्क्स के अलावा इसके लिए कोई और लफ्ज इस्तेमाल कर नहीं सकती कि आप 600% एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं। ये प्योर एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सटॉर्शन है, मतलब और कोई दूसरा लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, ये एक इंटरेस्ट रेट का पहलू, सिर्फ एक छोटा सा पहलू है इसका। दूसरी चीज ये है कि इंटरेस्ट रेट के हवाले से बहुत ही ज्यादा झूठ बोला जाता है। आपसे कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट समझ लें है 1%, वो 1% पर दिन हो गया, तो 1% पर दिन का मतलब होता है 365% इंटरेस्ट रेट सालाना। फिर क्या करेंगे, इसमें ये होगा कि आपने कर्ज के लिए अप्लाई किया हो ना किया हो, आपके पास कर्ज आ जाएगा। आपने ऐप डाउनलोड किया, रजिस्टर किया, कर्ज आपके पास आ गया। जब आप वापस पे कर रहे होंगे तो अब आप कर्ज नहीं दे पा रहे, कोई टेक्निकल ग्लिच आ रही है। तो मैंने अपने खुद यूज करके देखा है, तो ये हो चुका है कि CNIC नंबर मोबाइल नंबर से मैच नहीं कर रहा। कर्ज लेते वक्त मैच कर गया था, बट कर्ज वापस करते वक्त मैच नहीं कर रहा। ठीक है। दूसरी फिर हरासमेंट का आपने जिक्र किया, तो इसमें कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से 2-3 चीजें होती हैं। पहली चीज, मेरा तो खैर इसमें नजरिया अलग है कि लाइसेंस्ड और अनलाइसेंस्ड में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, बट पहली चीज है कि क्या लाइसेंस्ड है या नहीं है। SECP ने पिछले कुछ अरसे में जून के बाद से जो शोशा हुआ था उसके बाद से कुछ कम्युनिकेशन निकालना शुरू की है, और SECP ने कहा कि ये जो इंडस्ट्री का नाम बर्बाद कर रहे हैं ये अनलाइसेंस्ड प्लेयर्स कर रहे हैं। लाइसेंस्ड को उन्होंने कहा कि आप अपनी कंप्लेंट रेजोल्यूशन, क्योंकि आपके पास शिकायतें बहुत आ रही हैं, हमारे पास बहुत रिसीव शिकायतें हुई हैं आपकी, तो आप अपनी कंप्लेंट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म सही कर दें। तो कुछ अरसे के लिए मुख्तसर तौर पे ऐप्स, इनकी 2 बड़ी ऐप्स जो हैं बरवक्त और इजी लोन, वो प्ले स्टोर से रिमूव भी हुई थी, जो कि बाद में पता चला कि गूगल ने रिमूव की थी। खैर वो अब वापस आ गई हैं। उनके डाउनलोड महाना कुछ 2-2.5 लाख डाउनलोड्स उनके महाना आ रहे हैं, मोरलेस उनकी लेंडिंग कंटिन्यू चल रही है। दूसरी चीज, अब SECP ने कम्युनिकेशन में निकाला कि सिर्फ ये लाइसेंस प्लेयर्स हैं। SECP ने 7 ऐप्स निकाली कि ये ऐप्स जो हैं लाइसेंस्ड हैं, इसके अलावा जो भी है उसको वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं ऑफ सॉर्ट्स, नॉट एग्जैक्टली इन दीज वर्ड्स बट ऑफ सॉर्ट्स। और बट मजे की बात ये है कि जो SECP ने जिन ऐप्स के नाम दिए उनमें से एक है रेस कैश। वो टेक्निकली उनके पास भी लाइसेंस नहीं है, उनको लाइसेंस मिल रहा है पीछे किसी और पार्टी से, तो इन अ सेंस लाइसेंस आउटसोर्स हो गया। किस्त पे नाम की एक कंपनी, मतलब लाइसेंस किसी और कंपनी को मिला और उसने मुझे आगे बेच दिया, ऐसा ही है? बिल्कुल। तो ऐसा हुआ है कि लाइसेंस के अंदर जब आप लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट का सबसे पहला उसूल ये होता है कि आप लाइसेंस तब देखते हैं, फिट एंड प्रॉपर टेस्ट होता है कि क्या उस बंदे का रिकॉर्ड सही है, क्या उस कंपनी के पास कोई पीछे 2 नंबरी नहीं है। यू चेक एवरीथिंग। ये SECP, स्टेट बैंक, दोनों की लाइसेंसिंग रेजिम का ही है। बट अब जब आप लाइसेंस, मैं अपना लाइसेंस, ये हबीब बैंक समझ लें, मुताहर खान बैंक को लाइसेंस बेच देता है और कहता है जाके आप लेंडिंग करनी है लेंडिंग करें, आप क्रेडिट कार्ड अपने नाम से इशू करना है क्रेडिट कार्ड इशू करें। HBL ये कर रहा है अगर, तो लाइसेंसिंग का फिर मकसद ही फौत हो जाता है। फिलहाल ये हो रहा है। तो अच्छा बताएं, एक बात बताएं, सॉरी, अब आपने काफ़ी इसमें डेटा भी निकाला है कि कितनी लोग इन ऐप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने लोग इस ऐप्स को डाउनलोड कर रहे हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं कि अभी ये ऑफिस में ही हम बात कर रहे थे कि यार इस पर हम कवर करने, तो एक हमारे कॉलीग है और वो उठते हैं कहा कि जी मेरे एक जानने वाले के साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ है। और आप किसी से भी पूछें तो आपको 2-3 लोग मिल जाएंगे जिन्होंने या तो खुद सफ़र किया है या किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है। आप एक बॉल पार्क अंदाजन हमें बता सकते हैं कि इस वक्त कितने पाकिस्तानी इन लोन ऐप्स में फंसे हुए हैं, इन जारों में फंसे हुए? तो SECP ने खुद एक्चुअली नंबर्स निकाले थे। वो नंबर्स मैं आपको बता देता हूं कि कम्युलेटिव नंबर्स 2021 के अंदर, 2021 में बाय द वे सिर्फ एक प्लेयर होता था ऑफ नोट पर वक्त।
असल जो ग्रोथ आई है 2022 से आई है। तो 2021 के अंदर कुछ 3,65,000 बोरोवर्स थे कम्युलेटिव इस लोन एप्स के, और उनकी लेंडिंग की गई थी 6 बिलियन से ऊपर रुपए। 2000 कैलेंडर ईयर 2022 की अगर हम फिस्कल ईयर 2022 की अगर हम बात करें तो वही अमाउंट जो थी वो 10 बिलियन थी। 10 बिलियन रुपए उस जमाने में कुछ मिला मिलू के कुछ 55-60 मिलियन डॉलर्स होते हैं। दैट्स अ वेरी मीनिंगफुल अमाउंट, दैट्स अ बिग अमाउंट। तो हम तक इजी कुछ 6-7 लाख बोरोवर्स को देख रहे हैं एट द लीस्ट। मुताहिर, एक बात ये बताएं कि एक तो आपने वो रेगुलेशन की बात की कि जो कि हमारे अथॉरिटीज़ को करनी चाहिए, लेकिन यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से मिसाल के तौर पे मेरी इतनी सकत नहीं है, मुझे 10-20 हज़ार रुपये चाहिए, तो जब मैं ये कोई ऐप डाउनलोड करता हूँ तो मुझे किन चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है? जो आपने लाइसेंसिंग की बात की, वो हम जब भी कोई ये डाउनलोड कर रहे होते हैं फाइन प्रिंट कोई भी नहीं पड़ता, हम हर चीज़ को येस करके हम कर देते हैं ना, और इस तरह मेरा ख्याल है आप कह रहे हैं कि हम जाल में फंस जाते हैं अगर वो सही से लाइसेंस शुदा नहीं है। एज ए यूज़र आप क्या मशवरा देंगे? व्हाट आर द थिंग्स टू वॉच आउट फॉर? नहीं, पहली चीज़ ये है कि अवॉइड दीज एप्स ऑल टुगेदर। मतलब इसके अलावा मतलब पैसे की ज़रूरत होगी, आई अंडरस्टैंड, बट आपके आसपास कोई, आप अगर किसी के लिए काम करते हैं उससे पैसा लेने की कोशिश कर लें, क्योंकि अगर एंड में आपकी नसीब में अगर जिल्लत और वही लिखी हुई है तो बेहतर है कि आप खानदान से ही जलील हो जाएं रादर देन कि आपको कोई और कॉल करके कहे, आपके ससुराल कॉल करके कह रहे हो, आपके एम्प्लॉयर को कॉल करके कह रहा हो कि इसने लोन लिया था, इस तरह की। और इन सबके पास आर्मी ऑफ एजेंट्स है, लिटरल आर्मी ऑफ एजेंट्स। 2500 एक कंपनी के 250 उन्होंने जून में जब ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी 250 लोग उन्होंने फायर किए। अच्छा, टेक कंपनी है जिन्होंने 250 एजेंट्स फायर किए थे। तो दे हैव ह्यूज आर्मी ऑफ पीपल जो कि, अच्छा दूसरी चीज अगर आपको करना है तो आप फिर ये देख लें उसकी लेजिटिमेसी किस तरह का क्या है। पहली एक बहुत बुनियादी चेक आप देख सकते हैं, जब आप गूगल के ऊपर जाते हैं तो डेवलपर कॉन्टैक्ट लिखा हुआ आता है एक नीचे उसी ऐप के अंदर। उस डेवलपर कॉन्टैक्ट के अंदर क्या उसका ईमेल एड्रेस जीमेल का है या एक्चुअल ईमेल एड्रेस है। पहली चीज बहुत ही बेसिक सी चीज है। इट वुडंट मेक वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस बट इट्स द वेरी बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट। मुताहिर, मैं बस आपसे दोबारा ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि आप ये डाउनलोड ही ना करें, ये जो लोन की ऑफर्स आती हैं आप इससे दूर रहें, लाइसेंस हो ना हो। बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ दूर रहें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कुछ अर्से पहले मेरे पास एक ऐड आ रहा था रैपिड क्रेडिट करके एक ऐप का यूट्यूब पे। जब मैंने एक्चुअली ऐड सुना, क्योंकि मुझे तो खैर इस चीज़ में दिलचस्पी है तो मैं सुनता रहता हूँ, कोई भी ऐड आता है, ये इकलौते ऐड है जो सुनता हूँ मैं, तो उसमें पीछे से वो प्रमोशन हो रही है बर वक्त की। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल कि किस तरीके से नेक्सस चलता है। आज ही बल्कि आई गॉट सम डेटा, पीछे से जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही होती है वो एक कंपनी पे जा रही है। 5 अलग अलग फ्रंट एप्स हैं, पीछे से ट्रांजैक्शन एक कंपनी पे जा रही है। तो इवन व्हेन इट्स लाइसेंस्ड, आई विल गिव यू वन एग्जांपल, पीके लोन या इजी लोन में से कोई एक जिसके पीछे लाइसेंस्ड एंटिटी सरमाया, आप उसकी वेबसाइट खोलें तो वेबसाइट एक की अलग है, दूसरे की अलग है। पहले पब्लिशर अकाउंट भी दोनों के अलग थे गूगल के ऊपर। तो कोई आप एज अ लेमैन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा तहकीक करना। इवन मतलब आज कंपटीशन कमीशन का अगर आप नोटिस उठा के देखें तो वो कहते हैं प्लीज हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द कंपनीज बिहाइंड दीज एप्स। तो अगर कंपटीशन कमीशन विद ऑल इट्स टूल्स, व्हाटएवर टूल्स इट हैज अवेलेबल, अगर कंपटीशन कमीशन ये नहीं कर पा रही तो एक आम आदमी, मैं और आप किस तरीके से वो कर सकते हैं? अब्दुल गफूर की बस की बात तो लिहाजा दूर ही रहें, बेटर सेफ देन सॉरी। और अगर फंस गए तो सर ये ना कहना कि हमने बताया नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं ख्याल है कि अमेरिका की तरफ नजर डालते हैं। मौसम की बात करते हैं। अमेरिका ठिठर रहा है। आई मीन पूरे नॉर्थ अमेरिका में इस वक्त खौफनाक किस्म की सर्दी आई हुई है। अभी तक जो इतलात के हैं उसके मुताबिक तकरीबन 50 लोग जाँ बहक हुए हैं। ज़्यादातर ये वो लोग थे जो किसी दूर दराज इलाके में फंस गए थे अपनी गाड़ी में। आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है। फिर -10 से -55 तक जो आपको पसंद है वो टेम्परेचर। वायोमिंग में -55 चल रहा है। मैं आपको बताऊं, ये इसका जो मरकज अभी बताया जा रहा है, इट्स अ प्लेस कॉल्ड इरी, पेंसिल्वेनिया। ओके, मैं वहाँ पे जा चुका हूँ, रह चुका हूँ सर्दियों में। इस सर्दी में नहीं, जो वहाँ की जो नॉर्मल सर्दियाँ होती है ना, उसमें भी आप कई फुट आपके अंदर जाते हैं। तो फिर सोचो, ये बिल्कुल नायग्रा फॉल्स के करीब है। ओके, तो दैट सीम्स टू बी द सेंटर राइट नाउ। अच्छा, ये आया कहाँ से है? क्योंकि
इसको कहा जा रहा है पोलर वॉर्टेक्स या बॉम्ब साइक्लोन। अब बॉम्ब साइक्लोन थोड़ा सा आपको पता है, मीडिया हर एक चीज में मसाला तो डालना होता है, इसमें भी बॉम्ब डाल दिया है। पोलर वॉर्टेक्स क्या है? बेसिकली जो नॉर्थ पोल, हमें बताया ठीक ठाक सर्दी होती है ना वहां पे, तो वहां पे जो सर्द हवाएं घूम रही होती हैं वो यूजुअली वहां पर फंसी होती है। फिर कुछ सालों में एक ऐसी कंडीशन आती है कि वहां की हवा नॉर्थ अमेरिका में आ जाती है, बिल्कुल जैसे कि कराची में जब सर्द हवा चलती है, हम क्या कहते हैं, क्वेटा चलती है। तो आप समझे कि अमेरिका में क्वेटा चलती है, और क्वेटे वाले कंधारी हवा कहते हैं, और कंधारी सेंट्रल एशिया आती तो साइबेरिया आती, वो भी नॉर्थ पोल से है। यहाँ पर सिर्फ वो 4 मुल्क गुजर कर नहीं आ रही, वो डायरेक्ट आ रही है। अच्छा, क्या मनाजिर है कि लोग चाय बना रहे हैं या अपने सॉस पैन के अंदर उबलता हुआ पानी लेकर हवा में फेंक रहे हैं। जरा दिखाएं वो फुटेज, उसमें क्या हो रहा है। और ये देखें 1 सेकंड के अंदर ये बर्फ बन गई है। अच्छा, आप तो ईरी में रहे हैं ना, आपने विजिट किया, मैंने ये भुगता है। और ये भी टोरंटो और क्यूबेक में 2008 की बात थी जब ये पोलर वॉर्टेक्स आया। तो ये अगर आपका ख्याल है कि लोग ऐसी ड्रामा कर रहे हैं, आपके भाई ने बकायदा ये खुद एक्सपेरिमेंट अच्छा मतलब वो उबलते हुए पानी को लिया, हवा में फेंका और वो एकदम बर्फ बन गया। आई मीन ये ऐसा मौसम है कि अगर आप 10 मिनट बाहर हो विदाउट ग्लव्स तो आपके हाथ गए। देखिए वहाँ पे लोग दुआ करते हैं कि क्रिसमस में बर्फ हो, लेकिन ये तो बहुत तबाही है। वो कहते हैं ना, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। तो आप बता रहे थे कि एयरपोर्ट्स भी सारे शट डाउन, 2500 फ्लाइटें कैंसिल। ठीक है, वैंकूवर का एयरपोर्ट इस वक्त चल नहीं सकता क्योंकि इतनी बर्फ जम गई है, उनके पास वो लिक्विड ही नहीं है बर्फ हटाने के लिए। टोरंटो एयरपोर्ट पर इतनी सर्दी पड़ी है, और ये मतलब टोरंटो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर आप सोच लें कितनी सर्दी है कि जो बैगेज की मशीन्स हैं वो फंक्शन नहीं कर रही, स्टाफ नहीं आ रहा। तो ये यहाँ पे चल रहा है। अमेरिका में तो ऐसी सूरत हाल है कि लोगों को जो दूर दराज इलाकों में है ना, फंसे हुए हैं, ना बिजली, ना पानी, ना कुछ, ना अद्वियात, और इसी वजह से बहुत लोग इसलिए मरे हैं क्योंकि दे कुड नॉट गेट देयर मेडिसिन्स। तो उनको रेस्क्यू टीम्स भेजी गई। अक्सर हमने देखा कि रेस्क्यू टीम्स को रेस्क्यू करने के लिए एक और रेस्क्यू टीम गई है, और एक केस में तीसरी टीम गई है रेस्क्यू टीम को रेस्क्यू करने वाली टीम को रेस्क्यू करने के लिए। अच्छा, नेशनल गार्ड्स जो हैं उनको डिप्लॉय किया गया है इस दफा। तो वो जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना कि वो आखिर एक फौजी तो है जो संभालती है, तो वहाँ पे भी फौजी संभाल रही है जब इस तरह की आफतें आ रही हैं। अच्छा, इसके साथ एक बड़ी अजीबोगरीब चीज हो रही है अमेरिका में। पिछले 2-3 महीनों से मैं देख रहा हूँ पावर प्लांट्स पर हमले हो रहे हैं, बाकायदा पावर प्लांट्स पर, और सैबोटाज हो रहा है। तो वॉशिंगटन में भी ऐसा ही हुआ कि एक तो बर्फबारी, सब तबाही, और फिर किसी ने जाके वहां पर पावर प्लांट में आग लगा दी। तो वॉशिंगटन के भी बहुत बड़े हिस्से में इस वक्त बिजली नहीं। इस पूरे इलाके में भी कह रहे हैं 12,000 घर जो हैं वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, गैस, और वो कल परसों तक के भी शायद बाद में आएगी। जी, ऐसा ही है। तो ये है, कह रहे हैं कि अगले, अब हम वहाँ की तो हम बात कर ही रहे हैं, पहले हम ये भी बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ भी जो इस वक्त नॉर्थ में ज़ाहिर है कि सर्दी बढ़ रही है, और आपको याद होगा न्यू ईयर पे फिर मरी में लोग जाएंगे। तो कुछ तो मरी उन्होंने एहतियाती वो उन्हें क्या हिदायत जो हैं वो दे रही है गवर्नमेंट कि अगर आप जाएं तो मौसम देख के जाएं। जो गाड़ी का मसला है, लास्ट टाइम जो कितने हादसा हो गए थे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का इशू था, तो इस दफ़ा भी गवर्नमेंट ने ये इशू तो की हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे लोग जो हैं वो खुद भी कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गवर्नमेंट आपको वार्न कर सकती है, उसको इकदाम करने चाहिए शुड समथिंग गो रॉन्ग, लेकिन नहीं, लेकिन ये बात तो आपकी सही है। अब इसमें ये विक्टिम ब्लेमिंग की बात नहीं हो रही, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि हर जगह बर्फबारी है, और अगर आप टीवी पर भी देख रहे हैं कि जी मीलों तक गाड़ियां फंसी हुई हैं, तो आपकी सोच ये नहीं होनी चाहिए कि यार चले मैं भी चलता हूँ। ये नहीं, लेकिन जो साथ वाला कहता है वो यार कुछ नहीं होता, पहले पिछले साल भी मैं गया था, अब मैं तो जिंदा हूँ। अच्छा, और हुकूमत का कॉमन सेंस ये कहती है कि इस्लामाबाद से चूँकि मरी को जो रास्ते जाते हैं, जब उन्हें पता चल जाए कि जी मरी में लोग इस वक्त रिक्वायर्ड उसमें हैं 10,000 की गुंजाइश है या 5,000 वट एवर, उसके बाद दरवाजा बंद कर दें रोड। ज़्यादा लोग नाराज होंगे ना। अच्छा, नाराज आदमी भी को भी जिंदा रहने का हक तो है ना। ये तो है, होता है। हमें ज़्यादा चीखो पुकार होगी, वो पुलिस वालों को 10-12 गालियां खानी पड़ेंगी। और उमूमन क्या है, यूएस पे लोग जाते हैं ज़्यादा? नहीं, मेरा ख्याल है जब बर्फबारी देखने जाते हैं। यूएस में कौन सी पार्टी हो रही है? मतलब आई डोंट नो, छुट्टियां हैं या लोग, हाँ, बट आई थिंक बर्फबारी रिलेटेड ज़्यादा है ना। तो बहरहाल ये वर्ड ऑफ कॉशन के हादसात को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, मैं फ्रिज खोल के देख लेता हूं। आप फ्रिज खोल। अच्छा, एक बस आखिरी चीज़ आपको बताते चलें कि अगला जो अभी जो बचा हुआ हफ्ता है, 3-4 दिन है, उसमें हम आपके लिए कुछ स्पेशल शोज प्रेजेंट कर रहे हैं। हमें तो बहुत मज़ा आया था,
शूट करते हुए। और तो अगर आप बर्फबारी देखने ना जाएं तो फिर वो शोज देखें। बेहतर है कि आप बर्फबारी देखने ना जाएं और ये शोज देख लें, आपकी जान बच सकती है। घर में बैठे हमें कम से कम आपकी जान जाएगी नहीं शोज देख के। हो सकता है कि आप बोरियत से मर जाएं, लेकिन मतलब जिंदगी और मौत तो इंसानों की इतनी पॉजिटिव तुम एडवर्टाइजिंग मत करो, अभी से वो खुद फैसला करने दो। मैं हमेशा लोगों के एक्सपेक्टेशंस नीचे रखता हूँ, लेकिन ये है कि आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा कि जरा हटके में हम कितना हट जाए। तो हमारे साथ रहेगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले साल, है ना? अगले साल अपना ख्याल रखें। थैंक यू, खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।